हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, आज है 2 नवंबर और आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपके इस वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाता है जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस अभ्यास सीरीज के सेशन को। अगर आपका टारगेट यूजीसी नेट का पेपर 1 है और पेपर 1 में आज बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन में, तो डेली जुड़ा करिए हमारे इन सेशन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन एजुकेशनल रिसर्च विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट वुड बेस्ट आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंसेस अमंग मोर देन 2 ग्रुप्स वाइल कंट्रोलिंग फॉर पोटेंशियल टाइप 1 एरर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा टफ प्रश्न है ना। आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। शैक्षिक अनुसंधान में किस सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग 2 से अधिक समूहों के बीच महत्वपूर्ण औसत अंतर का पता लगाने और संभावित टाइप 1 त्रुटि को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। पहला ऑप्शन है काई स्क्वायर टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है टी टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है एनोवा और चौथा ऑप्शन है मैनोवा। तो बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि करेक्ट है? जो भी आपको सही आंसर लग रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कि कौन सा आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, और हम एक एक क्वेश्चन जो है वो एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट क्या करता है? ये टेस्ट जो है ना, इसको यूज़ किया जाता है कैटेगोरिकल डेटा, जैसे होता है ना यस और नो, या फिर अलग अलग कैटेगरीज के जो डेटा होते हैं उनको ये देखने के लिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डेटा का वो रैंडम चांस से हुआ है या नहीं हुआ है ना। और अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये एवरेज, किसी भी ग्रुप का एवरेज कंपेयर नहीं करता है ना। ये रिलेशनशिप देखता है अलग अलग कैटेगरीज के बीच में, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या करता है? ये कंपेयर करता है मीन्स, है ना। मीन मतलब क्या? औसत, मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स का। और यहाँ पे क्या कह रहा है? मोर देन 2 ग्रुप्स। अगर आप 2 ग्रुप की बात करते हो यहाँ पर जो टी टेस्ट करता है, लेकिन मोर देन 2 ग्रुप्स इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर आप 2 ग्रुप से ज़्यादा कंपेयर करना चाहते हो, मल्टीपल टी टेस्ट आपको करना पड़ेगा, और इससे जो है ना वो रिस्क बढ़ जाएगा कि जो डिफरेंस, जो हम टाइप 1 एरर वाली बात कर रहे थे ना, उसका जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। और इसीलिए 2 टी टेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्या करोगे, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनोवा। एनोवा करोगे आप। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका फुल फॉर्म होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है? एनोवा जो है ना टेस्ट, ये आपका जो है स्टैटिस्टिकल मेथड है जो चेक करता है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस, एवरेजेस या मीन्स जो होते हैं, मीन्स मतलब औसत जो हैं, इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। इसके लिए क्या है भाई, 3 या 3 से अधिक ग्रुप होने चाहिए, 3 और मोर ग्रुप्स होने चाहिए इसके लिए। और इसका पर्पज क्या है? ये उस टाइप के आइडिया को टेस्ट करता है जैसे नल हाइपोथेसिस हो गया, है ना। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है और देखता है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनके मीन्स सेम है कि नहीं। तो वो उनके मीन को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करता है, ये अलग अलग वेरिएशंस देखता है ग्रुप के अंदर। और इससे क्या होता है, जो चांस होता है ना कोई भी एरर करने का, वो कम हो जाता है। अगर आप देखते हो ना कि जो मीन्स है वो डिफरेंट है कि नहीं, तो उसमें टाइप 1 एरर के चांसेस भी होते हैं और वो कंट्रोल हो जाते हैं। और ये एनोवा का फ़ायदा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का फ़ायदा। ये वेरिएंस के आधार पे, वेरिएशंस के आधार पे जो है ये देखता है, अलग अलग ग्रुप्स में कंपेयर करता है, और वो 3 या 3 से अधिक होने चाहिए, है ना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। और जो 4th ऑप्शन है आपका, जो मैनोवा है, मल्टी वेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसको हम कहते हैं, मल्टी वेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ओके, इसको हम कहते हैं। और ये जो है ना देखता है किस चीज़ का, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल है एक समय पे, तो ये देखेगा कि अलग अलग ग्रुप्स में डिफरेंसेस हैं कि नहीं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में है। और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर आप सिर्फ आउटकम कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए एनोवा ही काफ़ी होता है। एनोवा सिंपल होता है और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है इस केस में जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया या फिर नहीं समझ में आया बताइएगा, और अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप जो है डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारा जो डाउट ग्रुप है वो बना हुआ है और वो इनवाइट ओनली डाउट ग्रुप है, तो बहुत जो है ना फोकस्ड ग्रुप है। उसमें
ऐसा नहीं है कि सभी लोग जुड़ पाते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है वाकई में कि आप जो है चाहते हो कि हाँ आप अपने डाउट्स पूछ सको, 1-to-1 मुझसे इंटरेक्ट कर सको, तभी उस ग्रुप में आप जुड़ोगे और उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट इन ICT डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल आइसोलेटेड वर्चुअल सर्वर्स। आज के जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी टफ, यूनिक और डिफरेंट होने वाले हैं। बताइएगा आपको कि कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चंस आपको, क्या पहले आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, नहीं किए थे, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ICT में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, कौन सा सिद्धांत एक भौतिक सर्वर को कई अलग अलग वर्चुअल सर्वरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है? ऑप्शंस है, पहला वर्चुअलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है क्लस्टरिंग, तीसरा ऑप्शन है लोड बैलेंसिंग या फिर चौथा ऑप्शन है एनक्रिप्शन। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे और मैं करता हूं स्टार्ट एक एक ऑप्शन डिस्कस करना। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ICT में जो डिस्क्राइब करेगा प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल आइसोलेटेड वर्चुअल सर्वर। मतलब एक सर्वर को कई अलग अलग सर्वरों में बांटने वाला या विभाजित करने वाला, है ना, इसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए अगर पहला ऑप्शन हम देखें वर्चुअलाइजेशन, ये क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप वर्चुअल वर्जन किसी भी चीज़ का क्रिएट करते हो, है ना। वर्चुअल वर्जन यानी फिजिकली वो अलग अलग नहीं होता है, लेकिन वर्चुअली आप करते हो। जैसे एक सर्वर है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई स्टोरेज डिवाइस है या फिर नेटवर्क रिसोर्स है ना, आप उसका एक वर्चुअल पार्ट कर देते हो। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो सर्वर का, और ये एक सिंगल फिजिकल सर्वर को अलग अलग मल्टीपल आइसोलेटेड वर्चुअल सर्वर्स के रूप में विभाजित करने में काम आता है। ये क्या करता है? ये ज़्यादा बेहतर कर देता है रिसोर्स को यूटिलाइज करना। आइसोलेट रहेगा तो ज़्यादा फोकस्ड काम होगा, तो आइसोलेशन। फिर इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, अलग अलग सर्वर्स को अलग अलग काम दे सकते हो। और देखिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अलग एप्लीकेशंस अगर आपको रन करना है को इंडिपेंडेंटली उसी हार्डवेयर पे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में भी आप क्या करते हो, स्टोरेज जो भी आपका होता है ना उसको अलग अलग डिस्क में डिवाइड कर सकते हो। तो वो फिजिकली आप डिवाइड नहीं करते हो, लेकिन वर्चुअली आपके कंप्यूटर में अलग अलग स्पेस बन गया कि हाँ इस स्पेस में मैं ये चीज़ रखूँगा, इस स्पेस में मैं ये चीज़ रखूँगा, तो उसी जैसा है ये। तो वर्चुअलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए वर्चुअलाइजेशन करेक्ट आंसर होगा। क्लस्टरिंग किसे हम कहते हैं? क्लस्टरिंग जो है ना, इसमें मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको लिंक किया जाता है आपस में काम करने के लिए। मान लीजिए कई सारे फिजिकल सर्वर हैं, एक फिजिकल सर्वर यहाँ है। फिजिकल सर्वर मतलब क्या हो गया कि रियल में वो अलग अलग सर्वर हैं, उनका हार्डवेयर भी अलग है ना। तो ये फिजिकल सर्वर ये हो गया, एक फिजिकल सर्वर ये हो गया, और तीनों को साथ में आप जोड़ के और काम करने के लिए आप अगर जोड़ते हो, इसी को हम क्लस्टरिंग कहते हैं। तो इसमें आप एक सर्वर को डिवाइड नहीं करते हो बल्कि मल्टीपल एंटिटीज़ को एक बनाते हो, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। लोड बैलेंसिंग क्या होता है? ये वर्कलोड को अलग अलग सर्वर पर डिवाइड करता है ताकि कोई एक सर्वर पर ज़्यादा ओवरलोड ना आए, तो इसके लिए भी अलग अलग सर्वर्स चाहिए, है ना, तो ये भी नहीं होगा। और एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन एक सिक्योरिटी मेथड होता है जो कि आप यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डेटा को, कैसे? कन्वर्ट करके कोडेड फॉर्मेट में। तो आप कोड कर देते हैं कोडेड फॉर्मेट, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह में देखते होंगे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखता होगा, है ना, या फिर कोई भी अगर सिक्योर मैसेजिंग सर्विस आप यूज़ करते होंगे तो उसमें लिखता है ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो वो क्या होता है एनक्रिप्शन? ये एक सिक्योरिटी मेथड होता है, और ये क्या करता है? आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उस जो भी आप मैसेज भेजते हैं उसको एक कोड में वो कन्वर्ट कर देगा। तो बीच में मान लीजिए मेरे पास आपने कुछ मैसेज भेजा, तो आपके पास और मेरे पास बस दो जगह वो मैसेज शो करेगा, बीच में कोई भी दिखेगा तो ऐसे कोडेड फॉर्मेट में दिखेगा कि वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या मैसेज भेजा जा रहा है। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज, विच टाइप ऑफ फीडबैक इन टीचिंग इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग? बताइए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण में किस प्रकार की प्रतिक्रिया आत्मनियंत्रित सीखने को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? पहला ऑप्शन है आपके पास मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया यानी इवेल्युएटिव फीडबैक, दूसरा ऑप्शन है वर्णनात्मक प्रतिक्रिया डेस्क्रिप्टिव फीडबैक, तीसरा ऑप्शन है मान आधारित प्रतिक्रिया नॉर्म रेफरेंस्ड फीडबैक, या फिर चौथा ऑप्शन है समेटिव फीडबैक समापन प्रतिक्रिया। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा चारों ऑप्शंस में से? आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक एक ऑप्शन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास इवेल्युएटिव फीडबैक है। इवेल्युएटिव फीडबैक क्या होता है? ये एक जजमेंट देता है आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में। जैसे ग्रेड हो गया, है ना, किसी को आप ग्रेड देते हो ना, किसी को आप रैंकिंग देते हो कि ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक,
और इसमें आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव डिटेल नहीं देते हो कि अब कैसे इम्प्रूव करना है, तो जो है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल नहीं होता है, नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, बल्कि बस आप एक रैंक या ग्रेड दे देते हैं, है ना। तो ये स्टूडेंट्स को जो है ना डीमोटिवेट कर सकता है या फिर सेल्फ रेगुलेशन को जो है ना सपोर्ट नहीं करता है। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। इवैल्यूएटिव फीडबैक में बस आप इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करते हो। वही बात करें डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में, तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हो लर्नर के परफॉर्मेंस के बारे में। तो कई बार आप छोटे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में देखते होंगे, वहाँ पर लिखता है कि सी इज़ डूइंग ग्रेट इन मैथमेटिक्स बट सी नीड्स टू इम्प्रूव इन इंग्लिश ग्रामर, ऐसा लिखा होता है ना, वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है। वहाँ पर डिस्क्राइब करके बताया जा रहा है आपको कि हाँ बच्चा जो है इस चीज़ में सही है, इस चीज़ में इसको काम करने की आवश्यकता है। तो ये टास्क पे फोकस होता है और ये जो है मदद करता है स्टूडेंट्स का समझने के लिए कि उन्होंने कितना अच्छे तरीके से किया है। वो खुद भी सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्या एडजस्ट करना है उनको, और इससे सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग भी प्रमोट होता है, रिफ्लेक्शन और ग्रोथ प्रमोट होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन दोगे, वर्णनात्मक प्रतिक्रिया अगर आप देते हो, तो इससे जो शिक्षार्थी हैं वो खुद पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं खुद के अधिगम को। अच्छा, अगला ऑप्शन नॉर्म रेफरेंस फीडबैक जो है, तो नॉर्म रेफरेंस फीडबैक ये क्या करता है, कंपेयर करता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को ग्रुप नॉर्म से, है ना। तो कंपेरिजन आपको मालूम है, नॉर्म रेफरेंस में आप कंपेयरिंग करते हो ग्रुप नॉर्म से। जैसे कि क्लास के एवरेज, आपने देखा कि हाँ क्लास में एवरेज जो है 70% आया, यानी सभी बच्चों का अगर हम औसत निकालें तो 70% मार्क्स आया है। अब इसमें क्या करते हैं कि सभी बच्चे जो है ना उन इस वाले स्कोर से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि वो कहाँ पे लाई करते हैं। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और वही समेटिव फीडबैक अगर हम बात करें, तो समेटिव फीडबैक जो है ना ये लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड, मतलब कोई भी आपका क्लास है या आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो तो उसके आखिरी में जो होने वाला फाइनल एग्जाम होता है, इसी को हम कहते हैं। और ये फाइनल एग्जाम्स में समराइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। इसमें कोई फ्यूचर लर्निंग के बारे में गाइड नहीं किया जाता, बल्कि प्रमोट करने के लिए होता है अगले क्लास में। तो इसमें फॉर्मेटिव एलिमेंट जो होता है ना जरूरी सेल्फ रेगुलेशन के लिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, वो लैक करता है। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, समापन प्रतिक्रिया नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया हो। इन लॉजिकल रीजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फॉल्स एनालॉजी, बताइए तार्किक तर्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सादृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन है कंपेयरिंग टू अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज, यानी सतही समानताओं के आधार पर दो असंबंधित अवधारणाओं की तुलना करना। दूसरा ऑप्शन है मेकिंग एन आर्गुमेंट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एविडेंस, यानी सांख्यिकीय साक्ष्य के आधार पर तर्क करना। तीसरा ऑप्शन है यूजिंग मल्टीपल प्रीमाइसेस टू सपोर्ट अ कंक्लूजन, यानी किसी निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कई आधारों का उपयोग करना। या फिर चौथा ऑप्शन है ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, यानी विशिष्ट अवलोकन से निष्कर्ष निकालना। बताइए लॉजिकल रीजनिंग में पूछ रहा है कौन सा इनमें से फॉल्स एनालॉजी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, आज के प्रश्न यूनिक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कैसा टफनेस है, क्या है, बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अच्छा चलिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर है हमारे पास कंपेयरिंग टू अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज। तो इसको हम फॉल्स एनालिसिस कहते हैं क्या। देखिए फॉल्स एनालिसिस जो होता है ना, इसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स जो है उन, या फिर कोई इवेंट हो सकता है या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, और उनको कंपेयर करते हैं कोई भी ट्रिवियल या सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ के बीच में। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे सिमिलैरिटीज, सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज मतलब ऐसे सिमिलैरिटी जो वाकई में होते नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन दोनों को जो है उन्हीं के ऊपर हमने जज कर लिया। हम उनके बीच के डिफरेंसेस को इग्नोर कर देते हैं कि इनके बीच में अंतर है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, और इससे जो कंपैरिजन की वैलिडिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इससे कंक्लूज़न जो है वो मिसलीडिंग कंक्लूज़न तक आप पहुंच जाते हो, रीजनिंग ख़राब करते हो, और जो निष्कर्ष निकलता है वो बिल्कुल गलत निकलता है। तो इसलिए यही इसका सही उत्तर होगा, कंपेयरिंग टू अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, दो जो है ना बिल्कुल असंबंधित अवधारणाओं की तुलना आपने कर दिया। कैसे, सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज, यानी कि बहुत ऊपर ऊपर जो सिमिलैरिटीज़ दिख रही थी उनके आधार। दो बच्चे हैं, उनको देखा आपने एक जैसे दिखते हैं, आपने बोला कि नहीं नहीं ये दोनों जो है एक जैसे दिखते हैं, इनका दिमाग भी एक जैसा होगा। लेकिन टेस्ट किया तो पता चला कि एक तो जो है आर्टिस्ट है और एक जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखता है। तो कैसे ये जो है ना आप सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ के बीच में जो है आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, नहीं तो फॉल्स एनालॉजी हो जाता है। अच्छा, मेकिंग एन आर्गुमेंट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एविडेंस, अगर आप जो है ना यहाँ पर सांख्यिकीय साक्ष्य के आधार पर कोई तर्क करते हो, तो ये
जो है ना, क्या कहते हैं इसको, ये ना आप डेटा को रेलेवेंट और इंटरप्रेटेड तरीके से करेक्टली वहाँ पर दिखाओगे, और स्टैटिस्टिकल एविडेंस को अगर आप यूज़ करते हो तो वो एक आर्गूमेंट को सपोर्ट करता है, जनरली वैलिड, और उसको और ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसलिए ये कोई एनालॉजी नहीं होगा, है ना। तो ये फॉल्स कंपैरिजन वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता है। मल्टीपल प्रीमाइसेस को आप यूज करते हो कंक्लूजन को सपोर्ट करने, ये तो अच्छी बात है। तो ये अप्रोच जो है ना ये वैलिड है, और प्रीमाइसेस जो है ना वो लॉजिकल होंगे, तो इसलिए ये भी फॉल्स एनालॉजी नहीं होगा। और कंक्लूजन अगर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से आप निकालते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। आपको मैंने बार बार पढ़ाया है। और देखिए ऐसे ही हम करते हैं इन क्लासेस में कि हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो है हम पढ़ लेते हैं। और देखिए पूरे यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा, कोई भी अगर इस तरीके से पढ़ाता हो, इतने डिसिप्लिन तरीके से और इतने अच्छे तरीके से जो है एक एक ऑप्शन समझाते हुए, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना। तो देखिए अगर कंक्लूजन के बारे में हम बात करें कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से अगर आप जो है ना कंक्लूजन निकालते हो, तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और ये जनरल कंक्लूजन जो है ना वो निकाला जाता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल जाया जाता है इसमें। तो ये एक फॉल्स एनालॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता, नहीं दर्शाता, इसलिए ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ए। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 5वां प्रश्न है, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच कॉम्पोनेंट एम्फेसाइजेज द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल स्किल्स इन स्कूल करिकुलम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा घटक स्कूल पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक कौशल के एकीकरण पर जोर देता है ना। बहुत ही नए टाइप का क्वेश्चन है, और चूंकि जो हमारी NEP 2020 आई है इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है उस हिसाब से। पहला ऑप्शन है आपके पास आधारभूत साक्षरता, फाउंडेशनल लिटरेसी। दूसरा ऑप्शन है हायर एजुकेशन रिफॉर्म, उच्च शिक्षा सुधार। तीसरा ऑप्शन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक शिक्षण। और चौथा ऑप्शन है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यानी बहुविषयक दृष्टिकोण। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें NEP 2020 के बारे में, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा वो घटक है जो जोर डालता है स्कूल पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक कौशल के एकीकरण पर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल स्कूल्स इन स्कूल करिकुलम। वोकेशनल स्किल क्या होता है, तो ऐसे स्किल्स जो आपको नौकरी दिला सके, मेनली यही कि आपको एम्प्लॉय बना सके, आप एम्प्लॉयबल हो जाओ, आप जो है अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ काम करने लोग, है ना। ऑप्शंस एक एक डिस्कस करेंगे। देखिए फाउंडेशनल लिटरेसी के बारे में बात करें, इसके बारे में NEP 2020 में ज़रूर बात होती है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक टर्म आता है FLN, है ना, FLN। और ये आपके प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। फाउंडेशनल लिटरेसी फोकस करता है बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल्स आने चाहिए, और ये ज़रूरी है, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग से कोई रिलेशन नहीं है इसका। और ये जो है वो 5+3+3+4 वाला जो है, उसमें ये 5 वाले के अंदर आता है, जिसमें हम बात करते हैं कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो हेल्प करेंगी बच्चों को वो फाउंडेशनल लिटरेसी बिल्डअप करने में। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हायर एजुकेशन रिफॉर्म जो है, ये टर्म रेफर करता है वो चेंजेस जो एम किया जा रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में जो है लिया जाएगा, जिससे कि बेहतरी किया जाएगा जो उच्च शिक्षा है उसमें। तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ना उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, आप कोई भी चीज़ जो है ना वो अगर अनुभव से सीखते हो, कुछ करके सीखते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके उस चीज़ को आप लर्न कर पाते हो और रियल लाइफ में उसका यूज़ कर पाओगे। तो अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप देते हो, है ना, यानी अनुभवात्मक यहाँ पर अधिगम अगर बच्चों को देते हो, तो उससे उनका क्या होता है, प्रैक्टिकल स्किल, व्यवहारिक कौशल जो है वो उसका विकास होता है। और अगर प्रैक्टिकल स्किल अगर एजुकेशन सिस्टम में आप सिखा रहे हो, तो इससे वोकेशनल स्किल बेहतर होता है। उनको जो है एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जहाँ पर उनको जो है आप डायरेक्टली मशीन्स वगैरह से, या फिर अगर किसी फैक्ट्री में आप लेते गए वो चीज़ें दिखा रहे हो, उनको डायरेक्टली जो है अनुभव करा रहे हो, तो इससे उनको नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए वो एबल हो जाते हैं। और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुभवात्मक शिक्षण। हमारा चौथा ऑप्शन है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में भी बात किया गया है NEP 2020 में, लेकिन ये क्या करता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एकीकरण करता है, यानी कई सब्जेक्ट्स जो है उनको आप एक साथ पढ़ सकते हो। मैथ्स में आप बच्चों को ग्रामर भी सिखा सकते हैं, इन्वायरमेंट में आप बच्चों को जो है वो साइंस भी सिखा सकते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स को ये इंटीग्रेट करता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये जोर नहीं डालता है वोकेशनल कॉम्पोनेंट पे, स्कूल करिकुलम के और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। तो ये जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुभवात्मक शिक्षण। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब बढ़ते हैं
अपने अगले प्रश्न पर। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे बैचेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये लास्ट मौका है आपके पास, क्योंकि एडमिशन क्लोज होने जा रहा है और इतने कम प्राइस में इतने बेहतरीन कंटेंट जो है उसका एक्सेस आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो 1999 इज़ द प्राइस। इसमें पेपर 2 के साथ मेरा पेपर 1 जो है फ्री मिलेगा आपको, यानी मैं पढ़ाऊंगा आपको पेपर 1, पेपर 2 जो है मैम पढ़ाएंगे एजुकेशन। और ये नंबर है 9015958713। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीरियस हैं अगले एग्जामिनेशन में कि आप जो है बिल्कुल JRF या नेट लेना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, नोट्स, सारी चीज़ें और 1-to-1 गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। हमारा छठा प्रश्न है, इन एनवायरमेंटल साइंस विच फेनोमेना रेफर्स टू द वार्मिंग ऑफ ओशंस अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पैटर्न्स एंड प्रेसिपिटेशन। बताइए, पर्यावरण विज्ञान में किस घटना का अर्थ महासागरों के तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय तापमान के पैटर्न और वर्षा पर प्रभाव पड़ना है। पहला ऑप्शन है आपके पास एल्बेडो प्रभाव या एल्बेडो इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन है एल नीनो प्रभाव या एल नीनो इफेक्ट, तीसरा है ला लीना प्रभाव या ला लीना इफेक्ट, और चौथा ऑप्शन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जो आपको लग रहा है इसका सही उत्तर होगा मेंशन कर दीजिए। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, यू आर हाफ वे थ्रू द वीडियो, आधा वीडियो जो है आपने कंप्लीट कर लिया है, तो देखिए एक तो सबसे पहले कि आप फोकस्ड हैं, पूरे वीडियो को कंप्लीट करिए। और दूसरी चीज़ कि काइंडली वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं एक एक ऑप्शन को डिस्कस करना। एल्बेडो इफेक्ट क्या होता है? एल्बेडो इफेक्ट जो है ना, वो रिफ्लेक्शन जो सोलर एनर्जी का होता है अर्थ के सरफेस से। मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ से ये सूरज की रोशनी आ रही है, अब ये पृथ्वी की सतह पे आती है और यहाँ से बहुत बार ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये रिफ्लेक्शन जो है अगर अर्थ के सरफेस से बढ़िया तरीके से नहीं होगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इससे क्लाइमेट और टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। तो ये डायरेक्टली जो है ओशन वार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो है ही, और ये खास तौर से वो बर्फीले इलाके में होता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा एल्बेडो इफेक्ट। अब अगला हमारा जो ऑप्शन है एल नीना। तो एल नीना जो है ना, ये क्लाइमेट पैटर्न है और ये इसी को हम कहते हैं वार्मिंग ऑफ ओशन, है ना। तो एल नीना, एल नीनो इसको हम कहते हैं वार्मिंग ऑफ ओशन। इसमें क्या है, समुद्र गर्म हो जाता है। अभी 2-3 साल से आप देख रहे होंगे बहुत गर्मी पड़ रही है, ये एल नीनो की वजह से ही पड़ रही है। हमारे जो इंडियन ओशन है इस तरफ जो है एल नीनो इफेक्ट देखा गया था अरेबियन सी और इंडियन ओशन में, और इसी वजह से हमारे तरफ गर्मी काफ़ी है। तो ये सरफेस टेम्परेचर जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है इसमें बढ़ा देता है, और इससे ग्लोबल वेदर पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बारिश का पैटर्न भी चेंज हो जाता है, और इससे अलग अलग जो पर्यावरण में इम्पैक्ट आता है पूरे विश्व में वो देखने को मिलता है। तो एल नीनो इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ला नीना जो होता है वो अलग है। ला नीना बिल्कुल ऑपोजिट मान लो, जैसे एल नीनो का ऑपोजिट जो है ला नीना है। ला नीना में क्या होता है, ये ज़्यादा टेम्परेचर को कूल कर देता है, जो ओशन का टेम्परेचर है वो ज़्यादा इसमें कूल हो जाता है और ठंडा हो जाता है, और उन्हीं रीजन्स में जिस रीजन में ये एल नीनो होता है, तो इससे क्या होगा ना, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट बदल जाएगा और जो गर्मी है वो कम होने लगेगी, ठंडी जो है ज़्यादा होने लगेगा। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको मालूम ही है कि अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसमें अगर ऐसे गैसेस ट्रैप हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ऐसे गैसेस जो है ट्रैप हो जाते हैं, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो है ना कहीं ये अर्थ का पूरा सरफेस टेम्परेचर और ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन इसका जो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पैटर्न और प्रेसिपिटेशन और वार्मिंग ऑफ ओशन से रिलेशन नहीं है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग दैट प्राइमरली एनकरेजेस लर्नर डिस्कवरी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि है जो मुख्य रूप से शिक्षार्थी की खोज और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शंस आपके सामने ये है। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी प्रत्यक्ष अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी जिज्ञासा आधारित शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, और चौथा ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि। बताइए इसका सही उत्तर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिख के आप मेंशन करिए कि आपको इसका सही उत्तर क्या लग रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, पूछ रहा है एक इनडायरेक्ट मेथड बताइए। ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि है, और ये मुख्य रूप से शिक्षार्थी की खोज और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यानी यहाँ पर जो लर्नर है वो डिस्कवर करेगा कुछ नया ज्ञान और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल एक्टिव होगा। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है ना,
इसमें जो लर्नर होते हैं वो क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होते हैं। लर्नर जो है वो पैसिव होते हैं। इसमें जो टीचर होते हैं वो डिलीवर कर देते हैं कंटेंट को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से और लेक्चर के तरीके से। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, एक्टिव मेथड नहीं होता है, ये नहीं होगा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्वेश्चंस पूछते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो, और उनको इनकरेज भी किया जाता है कि वो एक्सप्लोर करें, क्वेश्चंस पूछें, उनको जो भी वो जिज्ञासा है उनके अंदर उसको वो पूरा करें। वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं और आंसर्स खुद भी वो डिस्कवर कर सकते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, बिल्कुल सक्रिय हो गए कक्षा में। और ये क्या करता है, ये आलोचनात्मक सोच, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन या सोच, उसको बढ़ावा देता है। ये स्वायत्तता को बढ़ावा देता है, जिसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं अंग्रेजी में। और जो अधिगम है इसको ज़्यादा जो है एंगेजिंग बनाता है, यानी बच्चे जो है एंगेज रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और ये ज़्यादा पर्सनलाइज प्रोसेस होता है, व्यक्तिगत होता है, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज होता है ना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेक्चर मेथड अगेन ये एक पैसिव मेथड होता है, डायरेक्टली आके और टीचर लेक्चर देते हैं, टीचर सेंटर्ड होता है। और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी टीचर सेंटर्ड होता है, जिसमें जो टीचर होते हैं वो डेमो देके बच्चों को दिखाते हैं कोई टास्क या कोई प्रोसेस कैसे करना है। तो ये इंटरेक्टिव होता है, लेकिन ये जो है ना, जो लर्नर की इंक्वायरी और डिस्कवरी है उसको कहीं ना कहीं ये केटर नहीं करता, और इसलिए ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दे दिया हो और इसका जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया वो आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ऑल्टरिंग कम्युनिकेशन मेथड्स टू सूट द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसीवर। संचार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि संचार विधियों को प्राप्तकर्ता के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार बदलना। पहला है आपके पास एथनोसेंट्रिज्म, जाति केंद्रितता। दूसरा ऑप्शन है कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षता। तीसरा ऑप्शन है कोड स्विचिंग और चौथा ऑप्शन है फ्रेम अलाइनमेंट या फ्रेम संरेखण। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे जो आपने पहले कभी किया नहीं था, या फिर कुछ नया था, कुछ इंटरेस्टिंग या यूनिक लगा आपको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो बीच बीच में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इन सेशंस में क्या कराता हूँ, ईजी क्वेश्चंस कभी कभी लेके आ जाता हूँ, कभी कभी आपके लिए टफ क्वेश्चंस लेके आ जाता हूँ, और कभी कभी बिल्कुल मॉडरेट। इससे क्या होगा कि हमें पूरे मिक्स्ड ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपसे एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब एक एक ऑप्शन जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म एक ऐसा मान्यता या बिलीफ जिसे हम कहते हैं कि जो हमारा कल्चर है वही सुपीरियर है, अपने संस्कृति को औरों से ऊपर बताना, औरों से बेहतर बताना, इसी को हम कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। तो इससे मिस कम्युनिकेशन हो जाता है ना। संचार जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है इससे। ये एक अवरोध, एक बैरियर के तौर पे काम करता है। ये किसी भी तरीके का अडेप्टेशन के तौर पे काम नहीं करता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को सूट करने के लिए। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। फिर कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म जो है ना एक ऐसा यहाँ पे प्रिंसिपल है कि दूसरे कल्चर्स को समझने के लिए जो है ये होता है उनके टर्म्स और उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके संदर्भ में, है ना, उनके नियमों के हिसाब से। तो ये रिस्पेक्ट प्रमोट करता है, लेकिन ये जो है ना ये कम्युनिकेशन मेथड्स को ऑल्टर करने के प्रैक्टिस के बारे में बात नहीं करता। तो ये भी नहीं होगा। सांस्कृतिक सापेक्षता भी नहीं होगा। कोड स्विचिंग क्या होता है? कोड स्विचिंग जो होता है ना, ये एक ऐसा प्रैक्टिस रहता है जिसमें आप ऑल्टर करते हैं दो या अलग अलग जैसे लैंग्वेजेज हो गए, जैसे बोलियाँ हो गई। बोली आप समझते हो ना, डायलेक्ट्स, एक ही लैंग्वेज को बोलने के अलग अलग तरीके हैं। तो दो से अधिक लैंग्वेजेज हैं, बोलियाँ हैं, तो उनको आप क्या करते हो, कोई भी कन्वर्सेशन में उसको ऑल्टर करते हो, है ना। ऑल्टर मतलब चेंज करते रहते हो, और इससे मल्टी कल्चरल सेटिंग्स जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रमोट होता है, जहाँ पर कम्युनिकेटर जो होते हैं वो अडाप्ट करते हैं जो अनुकूल, अपने जो भी उनका लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ हो रहा है उसका अनुकूल अपने आप को बनाते हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरीके का वहाँ पर संस्कृति है, उसके हिसाब से हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। अपने ऑडियंस के हिसाब से हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। उनको कितना अंडरस्टैंडिंग उनका समझ क्या है, उनकी रिलेटिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं राजस्थान जाता हूँ, तो राजस्थान में मैं क्योंकि बहुत मतलब लगभग 10-12 साल मैंने राजस्थान में बिताया है, तो मेरा जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज वो पूरा चेंज हो जाता है। मैं राजस्थान जाता हूँ तो, और मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा लैंग्वेज जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैं अपने घर पे रहता हूँ बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे? वो मैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्विच कर देता हूँ अपने लैंग्वेज को। तो उसे हम कहते हैं कोड स्विचिंग, है ना। यही इसका सही उत्तर होगा, कोड स्विचिंग। आपको क्या मालूम था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर फ्रेम अलाइनमेंट अगर हम देखें तो फ्रेम अलाइनमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी नैरेटिव, है ना, कोई भी नैरेटिव होता है या फिर कोई भी मीनिंग होता है, कोई मीनिंग जो है इसको हम ग्रुप के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैच कर देते हैं,
है ना, कि उनको क्या समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हम मैच करते हैं तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो, और अगर नहीं दिया हो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि क्या होता है कोड स्विचिंग। अब बढ़ते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 9वां प्रश्न है, इन क्रिटिकल रीजनिंग विच मेथड इज यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड इंस्टेंसेस रादर देन थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स। महत्वपूर्ण तर्क में कौन सी विधि सैद्धांतिक निर्माणों के बजाय देखे गए उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग या निगमनात्मक तर्क। दूसरा ऑप्शन है इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क। तीसरा ऑप्शन है सिलोजिस्टिक रीजनिंग यानी यहाँ पर जो सिलोइज्म के बारे में जो रीजन करते हैं वो, और हाइपोथेटिकल रीजनिंग काल्पनिक तर्क। बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या लग रहा है सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। कैसा ये प्रश्न की श्रृंखला आज की रही, कैसा लगा आज का ये क्लास, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर किया करिए। देखिए बार बार मेरे आपको ये कहने का यही मतलब है, यही तात्पर्य है कि इससे थोड़ा सा हमें जो है मोटिवेशन मिल जाता है कि मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंच रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। अब एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में कौन सा मेथड जो है हम यूज़ करते हैं कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए? कोई भी ऑब्जर्व इंस्टेंसेस के ऊपर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि जो चीज़ें हमने देखी हैं उसके ऊपर। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग जो है ना वो स्टार्ट होता है एक जनरल स्टेटमेंट से, है ना, तो जनरल से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक की तरफ, यानी कि सामान्य से जो है हमारे पास कोई भी सामान्य जो है थ्योरी या घटना होती है और उससे हम विशिष्ट की तरफ मूव करते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम डिड्यूस करते हैं, मतलब अगर इतनी बड़ी कोई चीज़ है तो इसको आप कम करते 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 एक तक पहुँचोगे, है ना, यानी कि इसमें 100 चीज़ें हैं तो 100 चीज़ों को जो है धीरे 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 रीजन करते करते आप विशिष्ट स्पेसिफिक तक पहुँचोगे। और इसी के उलट इंडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, इसमें इंड्यूस करते हो, इसमें जोड़ते हो, यानी स्पेसिफिक से जनरल जाता है, यानी विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाता है ना। और इसमें पूछ क्या रहा है? कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्व इंस्टेंसेस, है ना, कौन कंक्लूजन आप बनाते हो ऑब्जर्व्ड इंस्टेंसेस के ऊपर, तो इसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, है ना। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, जनरलाइजेशन फॉर्म करते हो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या एविडेंस के बेस पे, बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना अवलोकन के या फिर बिना किसी साक्ष्य के आप यहाँ पर जनरलाइजेशन या कंक्लूजन नहीं बनाते हो। तो एक ब्रॉडर कंक्लूजन बनाने में हेल्प करता है लिमिटेड सेट ऑफ डेटा से, और वो इम्पॉर्टेंट है अगर आप साइंटिफिक और क्रिटिकल रीजनिंग कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में देखें तो, यानी साइंटिफिक और क्रिटिकल रीजनिंग के संदर्भ में देखें तो बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। सिलोजिस्टिक रीजनिंग क्या होता है? ये एक ऐसे तरीके का डिडक्टिव रीजनिंग है, ये डिडक्टिव रीजनिंग का ही एक टाइप है ना, जो सिलोजिज्म यूज करता है, स्ट्रक्चर्ड आर्गूमेंट यूज करता है ना, ताकि वो रीजन कर सके उस हिसाब से। तो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है ये रीजनिंग होता है सिलोजिस्टिक रीजनिंग, सिलोजिज्म के थ्रू, है ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और फिर कंक्लूजन तक हम जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सिलोजिस्टिक रीजनिंग। ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। और इसके अलावा जो है हम हाइपोथेटिकल रीजनिंग अगर हम देखें तो हाइपोथेटिकल रीजनिंग नहीं होगा, वो हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होता है, और ये कह रहा है किसी भी तरीके का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी के ऊपर, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पर, और बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, पेपर 1 में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो सिर्फ 899 में आप एडमिशन ले सकते हैं, और जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही क्लासेस में भी उससे भी बेहतरीन, और नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं अच्छे से, 1-to-1 गाइडेंस मिलता है, आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। जो लोग पढ़ते हैं अभी बैचेज में उनसे पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेज हमारी चल रही हैं, और अच्छा खासा जो है टाइम से हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है, और फिर हम अपना जो 1 डे सेशंस या फिर जिसे हम कहते हैं ना कि मैराथन सेशंस, वो भी हम चलाने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके 9015958713। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, इन रिसर्च एथिक्स विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चर्स टू रिपोर्ट ऑल फाइंडिंग्स ऑनेस्टली रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, है ना। तो बताइए अनुसंधान नैतिकता में कौन सा सिद्धांत शोधकर्ताओं की सभी निष्कर्षों को ईमानदारी से रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, है ना। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है। ए बेनिफिसेंस, बी नॉन मैलिफिसेंस, सी फिडेलिटी और डी वेरासिटी, यानी कि कल्याण, अहिंसा, निष्ठा और सत्यता। बताइए इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 लिख के, और आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे
कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ओके, और इसके बाद हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। इन रिसर्च एथिक्स विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चर्स टू रिपोर्ट ऑल फाइंडिंग्स ऑनेस्टली regardless of the outcome? The options are A. Beneficence, B. Non-maleficence, C. Fidelity and D. Veracity. तो बताइए, देखिए अगर हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे तभी जाके इसके सही उत्तर तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो रिसर्च एथिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें बेनिफिसेंस के बारे में, तो ये प्रिंसिपल जो होता है ना, इसमें आप क्या करते हो, कुछ बढ़िया कुछ अच्छा करते हो और बेनिफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हो, हार्म को मिनिमाइज़ करने का कोशिश करते हो। किसके लिए? पार्टिसिपेंट्स के लिए। जो भी आपके रिसर्च में भागीदार हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके बारे में आप देखते हो। बेनिफिसेंस इसी बारे में देखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता है फाइंडिंग्स को ऑनेस्टली रिपोर्ट करने के बारे में। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। कल्याण इसका सही उत्तर नहीं होगा। फिर नॉन मैलिफिसेंस, ये प्रिंसिपल्स कहता है ना कि सिंपल याद रखिए, डू नो हार्म, किसी भी प्रकार का जो है ना आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और फोकस करता है किसी भी ऐसे एक्शंस को अवॉइड करने के बारे में जो कि रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स को हार्म कर सकता है। तो ये सेफ्टी पार्टिसिपेशन, जो सेफ्टी होता है ना, पार्टिसिपेंट सेफ्टी, तो वो सेफ्टी के बारे में तो है, लेकिन ये ऑनेस्टी ऑफ रिपोर्टिंग रिजल्ट्स जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि रिपोर्ट ऑल फाइंडिंग्स ऑनेस्टली, इसके बारे में ये नहीं है। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। फिर सी है निष्ठा, फिडेलिटी। तो देखिए फिडेलिटी क्या होता है? फिडेलिटी में आप ट्रस्ट और लॉयलिटी जो है ना मेंटेन करते हो। जैसे जो कमिटमेंट आपने पार्टिसिपेंट्स को दे दिया, मान लीजिए आपके रिसर्च में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपने बोला कि देखिए आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगा, और फिर आपने वही चीज़ किया, तो इसको हम कहते हैं फिडेलिटी। यानी कि इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, और ये स्पेसिफिकली एड्रेस नहीं करता है रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को ट्रूथफुली जो है एड्रेस करना या फिर रिपोर्ट करना। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरासिटी, सत्यता, है ना। तो वेरासिटी क्या होता है? रिसर्च एथिक्स में वेरासिटी जो है वो, इसको हम कहते हैं कमिटमेंट टू ट्रुथफुलनेस। यानी कि आप सत्यता बनाए रखोगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए। तो ये प्रिंसिपल जोर डालता है रिसर्चर्स जो है वो सारे ही फाइंडिंग्स को ऑनेस्टली रिपोर्ट करेंगे, चाहे रिजल्ट्स फेवरेबल हों चाहे अनफेवरेबल हों, चाहे फेवर में आए रिजल्ट चाहे अनफेवरेबल हो, चाहे अनएक्सपेक्टेड हो, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि ये आ सकता है, अगर वो भी आ जाए तब भी आप उस चीज़ को रिपोर्ट करोगे। वेरासिटी जो है ना वो इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करता है रिसर्च, और इंश्योर करता है कि जो भी जानकारी साझा की जाएगी, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगा पब्लिक से और साइंटिफिक कम्युनिटी से, वो एक्यूरेट होगा और एज इट इज़ होगा। जो आपने फाइंड आउट किया है एज इट इज़ आप जो है रिपोर्ट करेंगे। तो ये होता है रिसर्च की वेरासिटी। ये रिसर्च एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो, नहीं दिया होगा, और आज के इस पूरे इन प्रश्नों की श्रृंखला में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे मालूम है। तो आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आज का ये ओवरऑल लेक्चर कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपके सारे आंसर्स जो है वो दिए हुए हैं, और ये आपको PDF 10 बजे रात को मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये भी है यहाँ पर। तो चलिए इस प्रश्नों की श्रृंखला में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले संस्करण के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।